अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सतह और मुल्क के साथ साथ फिर बैन अल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ सियासी और सलामती सूरत हाल, इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। खासकर मिडल ईस्ट या मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या कुछ हालात हैं, क्या ये जंग आगे बढ़ रही है या किसी तरीके से इसमें कुछ बैकफुट पे आने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं या सीज़ फायर के हवाले से बात हो रही है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि लद्दाख के हवाले से भी एक बड़ी खबर है और जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों पर भी नज़र डालेंगे और मुल्क की सतह पर जो बड़ी खबरें, खासकर पार्लियामेंट के अंदर जो सेशन चल रहा है वहाँ से कुछ बयान आए हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। ना सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं बल्कि आप इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। लेकिन अब आप OTT प्लेटफॉर्म वेव्स को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन्स पर रजिस्टर करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गुलिस्तान की हर एक नशरियात को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके तमाम खबरों की जानिब बढ़ेंगे और जब आगाज करेंगे खबरों की तो अमेरिका से एक खबर आ रही है और ख़ासकर ये ईरान के हक में एक अच्छी खबर है। वहीं पर अमेरिका के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और ख़ासकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बड़ी खबर है जो झटका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा धचका लगा है, एक बड़ा झटका माने आप, क्योंकि जो कैंट ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप के एक बहुत ही करीबी साथी जो कैंट, जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के हेड हैं या डायरेक्टर हैं, इस्तीफा दे दिया है। ईरान फौरी खतरा नहीं लेकिन जंग इसराइल के दबाव पर शुरू हुई है, ये उनकी जानिब से बयान दिया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस दफ्तर की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान फिलहाल जारी नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जानिब से उनके इस्तीफे का ये लेटर आप देख सकते हैं जो एक्स पर उनकी जानिब से पोस्ट किया गया है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने मशरिक वस्ता में जारी तनाज़े के दरमियान ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कैंट ने अपने इस्तीफे का ऐलान एक्स पर करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के लिए कोई फौरी खतरा तो नहीं था और मौजूदा जंग शुरू करने की वजह इसराइल और उसके ताकतवर अमेरिकी लॉबी की दबाव थी। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी ज़मीर के मुताबिक ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल के दबाव के तहत शुरू की थी। इसके बावजूद नेशनल इंटेलिजेंस के दफ्तर की जानिब से कैंट के इस्तीफे पर कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ है। ताहम काबिल जिक्र है कि जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ईरान के मुमकिन हमलों को बुनियाद बनाकर अमेरिका के हमलों को जायज़ करार दिया था, लेकिन इस बीच में एक बड़ा झटका, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अमेरिका को एक बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा ईरान के साथ जंग शुरू करके। और खासकर जब आप देखेंगे कि इस जंग में अमेरिका को लग रहा था कि ठीक वेनेजुएला और दुनिया के दीगर ममालिक की तरह वो ईरान पर भी चढ़ाई करेगा या खासकर अपने पपेट्स को वहां पे बिठा करके हुक्मरानी करवाएगा, लेकिन ईरान ने वो सारे मंसूबे डोनाल्ड ट्रंप के फेल कर दिए हैं, नाकाम कर दिए गए हैं। और उसी का ये नतीजा है कि आज एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है जहां पर आप खुद देख सकते हैं कि जो काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर अमेरिका के अंदर हैं, जो कैंट, इस्तीफा दे चुके हैं। इस हवाले से नाजरीन आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक अहलावत आप जुड़े हैं, माहिर सियासत हैं, उनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। अलावा साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। इस तरीके से जब आप देखेंगे एक तरफ से ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है एक तरफ से मजाक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये जंग शुरू की गई तो ईरान पर लगातार बयानबाजियां ट्रंप की तरफ से की गई और दूसरी तरफ से अंदरूनी तौर पर कई ऐसे ममालिक हैं जिनके जरिए से मीडिएशन की बात करने की कोशिशें की गई लेकिन पूरी तरह नाकाम रहा। और अब अंदर जो अमेरिका के अंदर अब ट्रंप पर ये सारी चीजें भारी पड़ रही हैं और ऐसे में जब उसका अपना एक एलाई इस तरीके से अचानक से रिजाइन कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में मुल्क के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है मौजूदा उसको कितना खतरा मंडला सकता है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने अपने मंच पे मुझे आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी। जरा नवाजी के आपने हमें अपने मंच पे बुलाया। देखिए, जो अमेरिका में इस समय हो रहा है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब जहाज डूबने की खबर चलती है तो सबसे पहले चूहे जहाज छोड़ना शुरू करते हैं। तो हम्म। कहीं ना कहीं अमेरिकी जो खेमा है उसमें खलबली है। जो उनकी प्लानिंग थी शुरू में कि ईरान को हरा देना इतना आसान होगा कि 3-4 दिन या हफ्ते भर में ये कैंपेन हम चलाएंगे, टोटल लीडरशिप तबाह कर देंगे, ईरान सरेंडर कर देगा। जो उनकी इनिशियल प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। उन्हें दिख रहा है कि पर डे उनका ऑलमोस्ट 9,000 करोड़, लगभग 1 बिलियन US डॉलर के बराबर का खर्चा डेली का आ रहा है इस युद्ध के लिए। और इस युद्ध के लिए जो उन्होंने बात बताई, देखिए इसमें अमेरिका के उतरने का एक मात्र कारण इजराइल ही है। हम्म। इजराइल की ही वजह से अमेरिका इस युद्ध में उतरा है। सेकंड, उनको वहां के ऑयल की आवश्यकता है। देखिए, अमेरिका बड़ा लालची मुल्क है, उनको ऑयल का बहुत बड़ा लालच है, तो वो उनका प्राइमरी टारगेट है। परंतु इस युद्ध को जो कंपेल जिन्होंने करा है वो जूइश लॉबी है अमेरिका की, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा पैसे वाली। और उन्हें पैसे से ज्यादा अपने जो वहां पे उनकी जो स्थिति है ईरान हम्म। को लेके, हिजबुल्ला को लेके, हमास को लेके, हम्म। उससे उन्हें ये काउंटर करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अमेरिकी जनता के लिए खतरनाक होने वाला है। इसीलिए आप ये पहला पत्ता आपने गिरता हुआ देखा है। अ, शायद मेरे को ऐसा ही लगता है कि भविष्य में आप ऐसी घटनाएं दोबारा होते हुए देखेंगे। तो क्या कहेंगे आप, अगर इस तरीके की स्थिति बनती है और अब अमेरिका के अंदर ये इस्तीफों का सिलसिला अगर शुरू हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि खुद ही घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी सिचुएशन बन गई अमेरिका के अंदर? और खासकर जब आप बात करेंगे मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी साजिशें रचने की ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ज़रिए से कोशिश की, उस पर लिखते गया। कभी कहा कि ईरान को हमने ऐसे दबोचा, कभी कहा कुछ और, लेकिन वहाँ पे नतीजा कुछ और ही होता था। और फिर बाद में ये कोशिश की जो मिडिल ईस्ट के दीगर कंट्रीज़ है या जो दूसरी कंट्रीज़ है उनको भी उकसाने की कोशिश की कि आपको ईरान हमले कर रहा है, आपको वापस करना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब वो फॉरेन अफेयर्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, तो जो होम अफेयर्स हैं अब वहाँ पे उसको डगमगापन महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक इतने बड़े मुल्क का जो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी शक्ति है, हम्म। मिलिट्री शक्ति है, उसके हम्म। एक लीडर से एक उम्मीद की जाती है संजीदगी की, कि वो जो बातें कहे उसमें वजन हो, वो मजाक ना हो। माननीय ये जो ट्रम्प साहब जब से आए हैं, इनके हम ज्यादा बड़े फैन नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा सगा नहीं जिसको इन्होंने हम्म। ठोका नहीं। हम्म। जिसने भी इनकी मदद करने की कोशिश करी, शुरू में मदद करी, उसको बाद में इन्होंने परेशान किया। नेटो अलायंस, जो अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, उसकी जो नेटो अलायंस है, आज की तारीख में नेटो अलायंस के लोग चीखे मार रहे हैं। स्पेन खुल के खिलाफत पे उतर आया है, फ्रांस फ्रांस खुल के खिलाफत पे उतर आया है। यूके, जो कि ब्लाइंड फॉलोवर हुआ करता था, आपने पास्ट में देखा होगा, इराक में गए, लीबिया में गए, जहां भी ये गए, यूके ने कभी सवाल नहीं पूछे। हम्म। स्टामर साहब सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान वॉर का कुछ तो बताइए, इसमें करना क्या है, हम्म। समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। तो ट्रंप साहब ने अमेरिका की जो लीडरशिप, जो आज की तारीख में होनी चाहिए था, कद होना चाहिए था, उसको बहुत कमजोर कर दिया है। उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। आप ये देखिए, जो सबसे ज्यादा धोखा उन्होंने इस्लामिक ममालिक को दिया, जितनी भी हम्म। ये गल्फ कंट्रीज हैं जो हम्म। अमेरिकी खेमे में हैं, जिन्होंने अपने यहाँ बेस दे रखे हैं अमेरिका को, उनके सिविलियन इदारों के ऊपर जब हमले हुए, अमेरिका क्या उनकी रक्षा कर पाया? नहीं। तो सबसे बड़ा धोखा उनको पेट्रो डॉलर में, इसीलिए तो पूरी दुनिया पेट्रो डॉलर की इकोनॉमी पे टिकी हुई है, क्योंकि सऊदीज को ये भरोसा है कि तुम्हारे ऊपर मिसाइल अगर गिरेगी तो अमेरिका जवाब देगा। इसलिए कि आप केवल जो अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो केवल डॉलर में बेचेंगे, ये गारंटी अमेरिका की खत्म हो। चलिए डॉक्टर अभिषेक साहब, आज गल्फ आपका कंट्रीज बहुत बहुत में, शुक्रिया हमारे साथ वक्त देने के लिए और इस थोड़े से वक्त में ये ज़्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन नाजरीन, इस हवाले से जब आपको बताएंगे तो एक बड़ी खबर इसको आप मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर और ख़ासकर अमेरिका की तारीख में इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे अमेरिका की खुद की सरकार पर, जो हमेशा कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, लेकिन अब खुद की सरकार के अंदर एक एक प्यादा धीरे धीरे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। और अब देखना यह है कि क्या चकमेट लगेगा
या क्या कुछ होगा, ये आने वाला वक्त जाहिर करेगा। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात ईरान के हवाले से भी करेंगे और एक बहुत बड़ा दावा इस्राएली फोर्सेस की जानिब से किया गया है। आपको बता दें, और इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो उनकी जानिब से बहुत बड़ा दावा किया गया है कि इस्राएली हमले में अली लारजानी को हदफ बनाया गया है। ये आपको बता रहे हैं, जहां पर हमला ईरान और इसराइल कशीदगी के दौरान होने का दावा किया गया है और ईरानी हुकाम ने अभी तक कोई बयान जारी इस हवाले से तो नहीं किया है, लेकिन इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया फजाई हमले में ईरान के सीनियर सियासी रहनुमा अली लारजानी को निशाना बनाया गया है। ताहम उनकी हालत के बारे में ताहल कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह हमला ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान किया गया, जिसमें लारजानी को एक अहम हदफ समझा जा रहा था, लेकिन उनके जख्मी या हिलाक होने की कोई सरकारी तस्दीक नहीं हुई है। अली लारजानी ईरान की पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर रह चुके हैं और वो मुल्क के सियासी और सिक्योरिटी ढांचे में अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। उनको निशाना बनाए जाने की इतलात खिते में जारी तनाज़े में एक बड़ी पेशरफ समझी जा रही है और दूसरी जानिब ईरानी हुकाम की जानिब से इस वाक़े पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे सूरत हाल मजीद गैर यकीनी का शिकार है। माहिरीन का कहना है कि अगर इस खबर की तस्दीक हो जाती है तो इससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है और मशरिक़ वस्ता में तनाज़े का दायरा वसी होने का खदशा है, जबकि मजीद तफसीलात के इस हवाले से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर इसराइल की जानिब से एक दावा किया गया है कि उनकी जानिब से अली लारजानी को एक निशाना बनाया गया है, लेकिन ईरान की जानिब से ताहल इस पर कोई हतमी तस्दीक नहीं की गई है। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात लोकसभा के हवाले से भी आपको बताएंगे और लोकसभा में कांग्रेस और खासकर हिज़्ब इख्तिलाफ के कई ऐसे लीडरान थे, मेंबरान थे, जिन्हें कुछ तीखी बहस के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। लोकसभा ने फिर उसके बाद अब 8 मुअत्तल अराकीन की मुअत्तली खत्म कर दी है आज और उन्हें फिलहाल बहाल कर दिया गया है। कांग्रेस के रहनुमा के सुरेश की दरख्वास्त पर यह कार्रवाई की गई है और मुअत्तल अराकीन में कांग्रेस और CPIM मेंबरान शामिल थे। बजट सेशन 2 अप्रैल तक जारी रहेगा, लेकिन इस बीच में जहां पर ये मुअत्तली हुई थी अब उन्हें बहरहाल फिर से बहाल कर दिया गया है। लोकसभा ने फौरी तौर पर 8 हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन की मुअत्तली खत्म कर दी है, जिन्हें 3 फरवरी को गैर मुहज़्ज़ब रवैये के बाइस हाउस से मुअत्तल किया गया था। बाद में कांग्रेस के रहनुमा के सुरेश ने मामले पर गौर करने की दरख्वास्त की। मुतअद्दिद हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन की समरी के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि हाउस के हमवार काम के लिए एक लक्ष्मण रेखा मुकर्रर करने की जरूरत है, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुत्तफिक हुए। मुअत्तल अराकीन में कांग्रेस के गुरजीत सिंह ओजला, हिब्बी एडन, C किरण कुमार रेड्डी, अमरिंदर सिंह राजा वारेग और मिनिमम टेगोर, प्रशांत पटोले, डैन क्यूरियाकोस और CPIM के S वेंकटेशन शामिल थे, जिन्हें बजट सेशन के दौरान पूरे अरसे के लिए मुअत्तल किया गया था, जो 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। नाज़रीन, बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से रियासी का दौरा किया गया था, लेकिन आपको बता दें ये दौरा आम नहीं था, बल्कि पुलिस कांस्टेबल्स जो नए भर्ती हुए हैं उन्हें आज हल्फ दिलाया गया है और सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर तलवारा रियासी में 430 नौजवानों ने कांस्टेबल इम्तिहान कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद ट्रेनिंग परेड भी आज मुकम्मल करके अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ उठाया है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने तमाम जवानों से हल्फ लिया, परचम बरदारी की तकरीब की निगरानी की और सलामी ली। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जवानों से खिताब किया और कहा कि जवानों का फरीज़ मुल्क की सालमियत की हिफाजत और खिदमत वतन है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन और कानून नाफिज करने के फ़राइज़ के साथ हर तरह के चैलेंज से निमटने के काबिल होना चाहिए, चाहे वो मसले मुकाबला हो या साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के मसाइल। इस तरीके से और भी कई मसाइल ज़ेर गौर रहे। वहीं पर जो ये नए कांस्टेबल्स थे उनकी जानिब से भी इसका अहद पैमान लिया गया है और जो DGP जम्मू कश्मीर पुलिस के नालन प्रभात हैं वो भी इस तकरीब में शरीक रहे, उनकी जानिब से भी खिताब किया गया और ये जो नए भर्ती हुए जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं इन्हें मुबारकबाद पेश की गई है और उम्मीद जाहिर की गई है कि ये बिल्कुल अपने फ़र्ज़ के साथ फ़र्ज़शनासी का फरीज़ा अंजाम देंगे और साथ ही जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनकी भी जमकर तारीफ़ की गई कि चाहे टेररिज्म हो या दहशतगर्दी हो या दीगर ऐसे मसाइल हैं
या अमन आमा को बेहतर बनाने के हवाले से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार काम किया है, उनकी कोशिशों और काविशों को भी वहां पे सराहा गया है। आज की पासिंग आउट परेड द्वारा कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे जम्मू कश्मीर पुलिस के 17वें बैच के सभी बहादुर कांस्टेबल्स को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और राष्ट्र सेवा का महान दायित्व अब आपके कंधों पर है। आप जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और चुनौतियों के नए रास्ते पर चलने वाले हैं। मेरी कामना है और माता वैष्णो देवी से प्रार्थना भी है कि आपको सौभाग्यशाली बनाएं और आपके सभी प्रयासों में उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे ताकि आप सफलता अर्जित कर सकें। सबसे पहले जे.एंड.के पुलिस की तरफ से मैं काबिल एहतराम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का तहे दिल से मशकूर हूं कि आज जो इस बैच के लिए, इन 410 बहादुरों के लिए इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज सर आप यहां आए और आपने सलामी ली। रिक्रूट्स, आज से आप जे.एंड.के पुलिस के रेगुलर मेंबरान बन गए हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और खास तौर पे आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं। सर, सब्सिडियरी ट्रेनिंग सेंटर तलवारा ये 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था और 2000 में इसको अपग्रेड किया गया था। धन्यवाद सर। मेरा नाम निसार अहमद खान है सर। मैं बिलोंग्स टू कुपवाड़ा हूँ सर। मेरे फादर साहब का नाम मोहम्मद यूसुफ खान है। वो आर्मी में एक्स सर्विसमैन थे सर। तो उन्होंने अपना टाइम जो है आर्मी में रह के अपने देश को दिया है और उनका एक सपना था कि मेरा बेटा पुलिस को चुने और आज उनका सपना वो पूरा हुआ है। और मेरे पापा की मेरे साथ दुआएं हैं। मैं अपने पापा के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि पापा आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। तो मैं अपने अल्लाह को और अपने पापा का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कमरुद्दीन भट्ट है। बहुत खुशी महसूस होती है जब ऐसे इवेंट आप करते हो। एक साल कम से कम हमने यहाँ पे गुजारा और बड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस की, सक्सेस भी देखा, फेलियर भी देख लिया। बड़ी स्ट्रगल होती है। मैं यही कहना चाहूँगा हर कैंडिडेट से, हर जवान से कि एक ज़िंदगी में एक बेसिक ट्रेनिंग जो 9 मंथ्स की होनी चाहिए। इसमें बंदा सब कुछ सीख जाता है। बंदा अमीरी, गरीबी, तंगी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। बहुत प्रॉब्लम्स फेस। मेरा नाम रोहित केसरा है। मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ। ट्रेनिंग अच्छी खासी रही, हमें बड़ा मज़ा आया इधर। अब मिस भी करेंगे ये दिन। जैसे यहाँ की जो हमें हम उस्तादों को मिस करेंगे बेसिकली। यहाँ के CDI साहब, BHN सर, DSP सर, प्रिंसिपल सर, सबको मिस करेंगे धीरे धीरे। मतलब बट एक ये भी होता है कि घर जाने की चाह बड़ी होती है। बट जैसे कि आज हमारी पासिंग हो गई है, बट अगर कोई बोले कि आज रहो तो हम अब रह लें इधर बिना किसी झिझक के। बट जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान डिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 2017 में भर्ती हूँ और आज हमारी पासिंग आउट परेड हो गई। शर्मा है और आज के दिन का हम सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। अब हम जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं और आगे भी यही है कि हम लोग जो देश के लिए है बहुत काम करें। तब आगे बढ़ जाएंगे तो बात लद्दाख के माहिर माहौलियात और साइंसदान सोनम वांगचुक के हवाले से करेंगे। जेल में मुक़ैद थे, रिहाई हुई और उसके बाद पहली कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल से रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखने को मिली है। और इसके अलावा आपको बता दें, ज़ाती रिहाई फतेह नहीं है, असल जंग लद्दाख के हुकूक की है। ये वांगचुक की जानिब से आज फिर से वाज़ेह किया गया है। और जेल के दौरान 10 दिन तक खानदानों और वकला से रब्ता नहीं हो पाया। मुश्किल तजुर्बा रहा मगर जदोजहद का एक हिस्सा रहा, ये उनकी जानिब से आज कहा गया है। लद्दाख के मारूफ माहौलियाती माहिर सोनम वांगचुक ने जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जज्बाती अंदाज में कहा कि उनकी ज़ाती रिहाई किसी फतेह की अलामत नहीं, क्योंकि असल जंग अभी भी लद्दाख और हिमालय के माहौलियाती मसाइल और हुकूक की है।
उन्होंने बताया कि उनकी अहलिया को सहाफियों से मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दी गई। उनके कैंपस के अतराफ सख्त सिक्योरिटी तैनात की गई थी और वो किसी तरह दिल्ली पहुंचकर अदालत के दरवाजे खटखटाई, जबकि दिल्ली की सड़कों पर उनका पीछा किया गया। वांगचुक ने अपनी कानूनी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हर कदम पर उनके साथ रही और उन्हें यकीन है कि वो एक दिन जरूर कामयाब होंगे। क्या कुछ कहा गया वो भी जरा आपको सुनाते हैं। We were sure of a victory or a win in the court, but you know, I'm a little greedy person. A win was not enough for me. I was always looking for a win-win. A win would be just Sonam Wangchuk wins. And what good is Sonam Wangchuk winning if Ladakh and the Himalayas and the causes he represents do not win? So therefore, we were looking for a win-win for the causes also, and even more, a win-win-win. Now, with the recent extending of hands by the government to build trust, as they have said, and to facilitate meaningful, constructive dialogue. This is a great thing, because this way Ladakh will also win and our cause will also win. So it will be truly a win-win. It will be a win-win-win also, because the government will come out looking better and our image in the world will be a little better, and it will be even better win-win-win if the Honorable Court also records a judgment in this case, apart from revocation of the order itself, so that it guides future executives and future policy makers about how to use, and especially how not to use, such laws as National Security Act. So I'm in that way. नजर आगे बढ़ जाएंगे, बात जरा जिला राजौरी के हवाले से भी करेंगे। राजौरी के वार्ड नंबर 14 दसल इलाके में सड़क की कई बरसों से खस्ता हाली का शिकार है ये रोड, और जिसकी वजह से मकामी आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से इस सड़क को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। आवाम के मुताबिक सड़क की खराब हालत के बाइस आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश आ रही है और बारिश के दिनों में सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है। मकामी बाशिंदों ने इंतजामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा कर आवाम को दरपेश मुश्किलात को दूर किया जाए। ये जो रोड आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये दसल की रोड है और ये मैंने शुरू से ऐसी ही देखी है। मुझे भी यहाँ आए हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। इसी खस्ता हालत में ये जो रोड है आज तक मैं देखते आई हूँ। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक्चुअली एक बार इसको ब्लैक टॉप किया गया था 2019 में, लेकिन प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने के कारण ये रोड जो है, इसका जो ब्लैक टॉप है, लुक जो है वो ज़्यादा देर जो है ठहर नहीं पाती है और लोगों को, यहाँ के बच्चियों को, स्कूल गोइंग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब खासी मुश्किलात का सामना डेली बेसिस पे करना पड़ता है। टाइम टू टाइम हमने इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई है, लेकिन रहना वार्ड नंबर 14 से। सर देखिए हमारी इस रोड की क्या कंडीशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने खड्डे पड़े हुए हैं। जब भी यहाँ पे रोड की रेनोवेट के लिए आते हैं तो बस थोड़ा सा काम करके ऊपर से मिट्टी डाल के और थोड़ी सी ऐसे ऊपर से करके ब्लैक डाल के तो चले जाते हैं। हमने कितनी बार एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है। हर रोज़ आए दिन यहाँ पे एक न एक एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे मेरे कम से कम भी 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनकी वजह से किसी की टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, किसी की बाजू फ्रैक्चर हो चुकी है। जब हम एक्शन सर को बोलते हैं तो वो कहते हैं अभी नहीं। जिला बांडीपुरा के रिहायशियों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम में तोसी का मुतालबा किया है। इस स्कीम के तहत पुराने बकाया जात रखने वाले सार्फिन को जमाशुदा सूद की मुकम्मल मुआफ़ी के साथ बिल अदा करने की सहूलत दी गई है। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने इस स्कीम की मुद्दत पहले ही 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी थी, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के करीब है और मकामी लोगों का कहना है कि माली मुश्किलात और आगाही की कमी के बायस बड़ी तादाद में सार्फिन अब तक इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सके। अवामी नुमाइंदों और मकामी अफराद ने हुकूमत और मुतालिका हुकाम से अपील की है कि इस स्कीम की मुद्दत में मज़ीद तोसी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन अपने वाजिबात अदा कर सकें। जनाब, हम जो ये एमनेस्टी स्कीम पावर डिपार्टमेंट के लिए थी, पीडीडी डिपार्टमेंट जो इसको बोला जा रहा था, तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली थी जो
एलजी गवर्नमेंट के वक्त से जो यहाँ लागू हुई थी, बाद में उसको एक बार फिर उसको एक्सटेंड किया गया था 1 साल के लिए, मगर अब इसका जो डेट है वो ख़त्म होने वाला है। ये एक बेहतरीन एक इकदाम था, बेहतरीन एक इनिशिएटिव था, खासकर गरीब गुरबात के लिए। जो ये एमनेस्टी स्कीम थी, जहाँ इस वक्त कश्मीर में बहुत मुश्किलात से लोग गुजर रहे हैं, तो वहाँ दूसरी तरफ इनको ये स्कीम की वसादत से जो पावर पे बिल जो इनको अदा करनी थी, उसमें उनको बहुत आराम और बहुत इनको जहाँ इनको रिलीफ दिया जाता था, जिसके लिए वहाँ पब्लिक में बड़ा इत्मीनान था कि हमें आराम मिल रहा है कि इस एमनेस्टी स्कीम के जरिए। और हम गुजारिश करना चाहते हैं एक बार फिर आपकी वसादत से कि इस स्कीम को और गुजारिश हमारी यही है। पिछली बार उसको एलजी सरकार ने किया था, वो एमनेस्टी जो स्कीम थी उसको किया था, मतलब वो चल रही थी। उसके बाद 1 साल इसने भी किया जो हमारी गवर्नमेंट है। अब हम इस बार ये फिर से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे, दोबारा से ये एमनेस्टी स्कीम मतलब लागू होनी चाहिए, ताकि जो आम लोगों के पास फीस बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ा हुआ है। बारामूला के इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से मार्केट में निगरानी में नाकामी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ऐसे शहरियों की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस पर मीर मुश्ताक नौशहरी नामी एक शख्स ने शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा कि आवाम की सहूलत और हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने में मुतल्लिका महकमे जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। होली हो, दिवाली हो, ये बड़े मुतबरक दिन आते रहते हैं और इसमें हमेशा से एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ रहना चाहिए। रहा सवाल रेट लिस्ट का, रेट लिस्ट में पूरी मोरल इल्ज़ाम में ठहराऊंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तहसीलदार साहब आता है, एसएचओ साहब उसके साथ होता है, क्या जी हम मार्केट चेकिंग करते हैं। भाई किसकी मार्केट चेकिंग आप करते हो? किसने रेट लिस्ट दिया है इनको? क्या वही चस्पान हुआ जो रेट लिस्ट है उसी पर अमल करते हो? पहले हमको ये देखना है कि रेट चिकन का क्या है। 10 लोगों को जमा करके वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हो, मजिस्ट्रेट हो, एसएचओ हो, कोई हो, उसको पूछे ना। खाना पूरी होती है क्या है, भाई हमने आज मार्केट चेकिंग की, उसमें इतना पैसा हमने ये जुर्माना वसूल किया। आवाम को क्या फ़ायदा आ गया? आपने तो जुर्माना वसूल किया, आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? मरकज़ी जामा मस्जिद सुरकोट में मरकज़ी ईदगाह की आबादकारी और आने वाली ईद की नमाज के हवाले से शहर के समाजी सियासी रहनुमा और गर्दो नवाह की मसाजिद के आइमा किराम की अहम मशवरती मजलिस मुनाकिद हुई, जिसमें फ़ैसला किया गया कि मौसम साफ़ रहने की सूरत में तमाम मसाजिद अपने मुक़्तदियों के हमरा सुबह 9 बजे मरकज़ी ईदगाह सुरनकोट पहुँचेंगे और ईद की नमाज अदा करेंगे, क्योंकि ईद वाले दिन ईदगाह में नमाज अदा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इजलास में ये भी वाज़ेह किया गया कि कुछ लोग ईद के दिन मसाजिद में लोगों को रोक लेते हैं, जिससे बचना ज़रूरी है। जामा मस्जिद सुरकोट में तमाम शहर के मौज़ीन, मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी और शहर के मौज़ीन ने मीटिंग इसलिए की है कि ईद की नमाज आ रही है और हम सब लोग मिलकर ईदगाह में नमाज़ पढ़ेंगे अगर मौसम साफ़ होगा। तो हमारा जो टाइम है वो 9 बजे का रखा हुआ है। चूँकि ईदगाह में नमाज़ पढ़ना सुन्नत पैगंबर है, लिहाजा ये एक जो लोग मस्जिद में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है बगैर किसी उज़्र के। लिहाजा उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए, वो दोबारा कायम करने के लिए SHD इंटरनेशनल स्कूल में रमज़ान आगाही प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनाकिद हुआ, जिसमें तलबा को रमज़ान के रूहानी और अखलाकी अक़दार जैसे सब्र, नज़्म ज़ब्त, हमदर्दी और मोहताजों की मदद के बारे में आगाह किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ प्रिंसिपल साकिब गुल की खुशामदी तकरीर से हुआ, जिन्होंने तलबा को नेक आमाल अपनाने और किरदार को मजबूत करने की तरगीब दी। तलबा ने तकरीरें, प्रेजेंटेशंस और आगाही सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए रोज़े और खैरात की अहमियत को खूबसूरती से पेश किया, जबकि मेहमान जो मौजूद इसमें थे डॉक्टर अशफाक ने इत्तेहाद, इंसानियत और रूहानी तरक्की पर कीमती रोशनी डाली। मेरा नाम सैयद वाहिद अली काज़मी है और मैं SHD स्कूल इंटरनेशनल स्कूल इसमें पढ़ाता हूँ। और आज हमने एक यहाँ पे लैलतुल क़द्र के हवाले से यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था
तो यहाँ पे हमने बच्चों को सबसे पहले तिलावत कुरान पाक पढ़ी, उसके बाद नात खानी हुई और यहाँ पे कुछ बच्चों ने यहाँ पे तकरीरें की और कुछ बच्चों ने यहाँ पे स्पीच वगैरह की। तो आज जो लैलतुल कद्र है इसके बारे में, रात को लैलतुल कद्र थी तो आज हमने सभी स्कूलों में छुट्टी है तो आज हमने स्कूल में छुट्टी नहीं रखी, तो इसलिए सर ने यहाँ पे ये एक ऐसा फंक्शन रखा है कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने यहाँ पे ऐसा कुछ सीखा कि मतलब जैसे नात खानी हो गई, कुरान पाक की तिलावत हुई, उसके बाद हमने ये लैलतुल कद्र वो मेरा नाम इनाया मैनी है, मैं SHD स्कूल की मैं SHD स्कूल में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में रमज़ान का प्रोग्राम रखा गया था, उसमें हमें ये सीख मिलती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहन की तरह रहने चाहिए। और उसमें हमारे स्किट्स हुई थी, स्पीच हुई थी, तिलावत हुई थी। मेरा नाम सैयद अरीबा बुखारी है और मैं SHD इंटरनेशनल स्कूल की तालबा हूँ। और आज यहाँ हमारे स्कूल में रमज़ान के ताल्लुक़ से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ये जो रमज़ान होता है ये पूरे साल में एक महीने में आता है और ये इसी महीने में ये महीना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पाक और अफजल होता है। और इंडियन आर्मी ने पुंछ के इलाके आजोट में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम कराया, जिसमें मकामी सिविल इंतजामिया के अफसरान, कम्युनिटी लीडरान और मुख्तलिफ तबकात के मौजूद शहरी शरीक हुए और इस मौके पर इत्तेहाद, भाईचारे और बाहमी एहतराम के पैगाम को उजागर किया गया। तकरीब में माह रमज़ान के दौरान अमन, हमदर्दी और इज्तिमाई यकजहती की अहमियत पर जोर दिया गया, जबकि मकामी शहरियों ने इफ्तार को शुक्रगुजारी और समाजी रवाबित मजबूत करने के जरिए मुआशरती हम आहंगी बढ़ाने का जरिया करार दिया। शुरका ने सिविल फौजी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए फौज के आज़म को सराहा और तकरीब का इख्तिताम मुश्तरका इफ्तार और मुबारकबाद के तबादले के साथ हुआ, जिससे खैर सगाली और यकजहती का पैगाम मजीद फरोग पाया। मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है, मैं दिगवार का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और गांव में हम VDC मेंबर भी हैं। तो आज यहाँ पे राजपूत ने इफ्तार पार्टी रखी थी बेस में, बहुत अच्छी। यही हमारी शान है, यही हमारे देश की शान है। आज हम ये समझते हैं कि पुंछ के अंदर जो हमारा गुलपर एरिया है वहाँ पर 31 राजपूत की तरफ से जो माह रमज़ान का पाक महीना है, जो हमारी मुस्लिम बरादरी है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी उसमें हमने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और भारतीय सेना का। मैं इसी इलाके से बिलोंग करता हूँ, खड़ी करमाड़ा LOC बॉर्डर से। आज ये जो दुर्गा बटालनी 31 राजपूत ने जो ये इफ्तार पार्टी कराया है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बुला के, ये नई बात नहीं है। इसके पहले भी जो जुमटे यहाँ रहते रहे वो सब करवाते रहे और यहाँ के कमाल इस इलाके के लोगों का है, क्योंकि हाल ही में ये संदूर ऑपरेशन चला है तो लोगों ने कंधे के साथ कंधा मिला के फौज के साथ खड़े रहे। और आइंदा। मेरा नाम रियाज अहमद, मैं लम्बतदार हूँ इस गाँव का। आज इंडियन आर्मी की तरफ से अफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और हमारे साथ हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई भी यहाँ पे आए और उन्होंने भी आके हमारे साथ जो है वो रोज़ा अफ्तार किया। तो इस सरहद के ऊपर जहाँ तनाव रहता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसके बावजूद जहाँ वो सिक्योरिटी को देखते हैं और उसके साथ साथ हम सब का भी इतना ख्याल रखते हैं कि आज उन्होंने बहुत बड़ी अफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सरहदी ज़िला पुंछ की लास्ट बॉर्डर लाइन पर आज भारतीय फ़ौज की तरफ से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बगैर मज़हब मिलत सभी धर्मों के लोगों ने शमूलियत की। एक तरफ जहां पे इंडियन आर्मी अपनी सरहद की हिफाजत करता है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के साथ मिलजुल के राब्ता बनाने में भी आगे रहता है। तहसीलदार सुरनकोट ने मुसलसल दूसरे दिन भी आज गैस एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टरों की जांच का अमल जारी रखा। इस दौरान उन्होंने इलाके के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, ढाबों, होटलों के साथ साथ मुर्गे और गोश्त की दुकानों का भी मुआयना किया। मुआयने के दौरान दुकानदारों को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो सरकारी नरखों की पाबंदी करें और मुर्गे और गोश्त की कीमतों में किसी भी किस्म की मनमानी या जायद वसूली से गुरेज करें। बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी कल की तरह हमने आज भी ये अपनी मुहिम जो है वो जारी रखी हुई है। हमने आज गैस एजेंसीज़ के स्टॉक रजिस्टर चेक किए हैं, उनमें वाफर मकदार में गैस अब उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। मेरी गुजारिश सुरनकोट की आवाम से है कि किसी भी किस्म की डोमेस्टिक गैस की कोई कमी नहीं है, इसको आराम से आप बुक करें और आराम से ले जाएं, कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी किस्म की कोई काला बाजारी या ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसकी शिकायत
तो चले नाजरीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।